नमस्कार, मैं कपूचंद वर्मा ABST बीकॉम पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है इनकम टैक्स, जो हमारा पिछला चैप्टर चल रहा था निवास स्थितियम कर भार। उससे आगे क्या है कि हम पढ़ेंगे। आज जो दूसरी स्थिति थी निवास स्थिति की, उसमें दूसरा है हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। निवास स्थिति के आधार पर हम क्या है कि इसको दो शर्तें लागू होती हैं इसके लिए, जिसमें पहली शर्त है उसको आधारभूत शर्त कहते हैं और दूसरी शर्त है वो है अतिरिक्त शर्त, एडिशनल कंडीशंस। आधारभूत शर्त है कि हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो। और आधारभूत की दूसरी शर्त है हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। इसका मतलब हो गया कि इन दो आधारभूत शर्तों को हम एक शर्त में भी परिवर्तित कर सकते हैं, मानकर हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो है हमारा कि हिंदू अविभाजित परिवार पर उसके कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। तो हम दोनों शर्तों को हम एक मान सकते हैं, पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से। दूसरी हमारी शर्त है वो अतिरिक्त शर्त है, एडिशनल कंडीशंस। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। और दूसरी शर्त है हमारी अतिरिक्त शर्त की, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। तो ये हमारी आधारभूत शर्त और ये अतिरिक्त शर्त, इनके आधार पर हम HUF को साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी मान सकते हैं। साधारण निवासी के लिए क्या शर्त होगी हमारी, यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करे तथा साथ ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों की भी पूर्ति करे, तो वह करदाता संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु साधारण निवासी माना जाएगा। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि HUF के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण भारत में पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से हो, यह हमारे आधारभूत शर्त होगी। और अतिरिक्त शर्तों में HUF का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो तथा कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। तो यदि ये शर्तें पूरी करें तो HUF गत वर्ष के लिए भारत में साधारण निवासी माना जाएगा। दूसरा है असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। यदि कोई HUF आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करें तथा अतिरिक्त शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करता हो, एक अथवा एक भी शर्त पूर्ति नहीं करता हो, तो संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु असाधारण निवासी समझा जाएगा। मतलब ये हुआ
कि आधारभूत शर्त की पूर्ति करे, चाहे दोनों करे चाहे एक करे, लेकिन यदि वह अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति नहीं करे, अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति नहीं करे, तो वह क्या माना जाएगा? असाधारण निवासी माना जाएगा। अनिवासी की स्थिति कैसे होगी? नॉन रेजिडेंट, यदि कोई HUF आधारभूत शर्तों में से कोई एक भी शर्त की पूरी नहीं करे, संबंधित वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु अनिवासी समझा जाएगा, चाहे वह अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करे या न करे। लेकिन यदि वो आधारभूत शर्तों की दोनों में से कोई भी पूर्ति नहीं करता है, तो वह HUF भारत के लिए गत वर्ष में संबंधित वर्ष के लिए अनिवासी माना जाएगा। फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण। निवासी, जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा हो, तो वह फर्म निवासी मानी जाएगी। अनिवासी, जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो, तो वह फर्म अनिवासी मानी जाएगी। असाधारण निवासी, फर्म और व्यक्तियों के समुदाय कभी भी असाधारण निवासी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। और जिसमें शर्त क्या है कि किसी फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में हो रहा हो या आंशिक रूप से भारत में रहा हो, तो वो निवासी माना जाएगा। और यदि उसका प्रबंध और नियंत्रण भारत में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अनिवासी माना जाएगा। कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण। कंपनी के लिए निवासी होने के लिए शर्त क्या मानी जाएगी? यदि वह भारतीय कंपनी हो, अर्थात उसका समामिलन भारत में हुआ हो, कंपनी का प्रभावी प्रबंध गत वर्ष के दौरान भारत में स्थित होना चाहिए। प्रभावी प्रबंध से तात्पर्य एक ऐसे स्थान से जहां कंपनी का प्रमुख प्रबंध सभी वाणिज्यिक निर्णय लिए जाते हों एवं जो एक व्यावसायिक संस्था सत्ता के लिए अनिवार्य हो। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी निवासी कब मानी जाएगी भारत के लिए? यदि उसका समामेलन भारत में हुआ हो और वो भारतीय कंपनी है और कंपनी पर प्रबंध गत वर्ष में भारत में स्थित रहा हो, तो वह भारतीय कंपनी मानी जाएगी, मतलब भारत में उसका निवासी माना जाएगा आयकर अधिनियम के अनुसार। अनिवासी, जब किसी कंपनी का प्रभावी प्रबंध गत वर्ष में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो और वह कंपनी एक भारतीय कंपनी नहीं है, तो वह अनिवासी समझी जाएगी। मतलब जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ हो, जिसका प्रबंध पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत के बाहर है, तो उस कंपनी को अनिवासी कंपनी माना जाएगा भारत के लिए। और असाधारण निवासी, कंपनी कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से निवास स्थिति के लिए हम इन शर्तों को आधार मानते हुए आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति के लिए, HUF के लिए, फर्म के लिए और कंपनी के लिए ये शर्तों के आधार पर हम निवासी, अनिवासी, असाधारण निवासी कह के मानते हैं। निवास स्थान के आधार पर कर भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम कि एक व्यक्ति की कुल आय का क्षेत्र कर भार गत वर्ष में भारत में उसके निवास स्थिति के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। निवासी, यदि करदाता भारत में निवासी है तो कर भार के लिए कुल आय में निम्नांकित आय को हम शामिल करेंगे। भारत में गत वर्ष में प्राप्त आय अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय, उसके आय में हम शामिल करेंगे।
भारत में उपार्जित व उदय हुई तथा उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय उसकी आय में शामिल करेंगे। वे समस्त आय जो उसको गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित, प्राप्त या उदय हुई हैं, वो उसकी आय में शामिल किया जाएगा। मतलब यदि कोई करदाता भारत में निवासी है तो वो कहीं भी आय कमाता हो, कहीं भी आय प्राप्त करता हो, तो गत वर्ष की आय जो भी क्या है कि उसने किसी भी साधन से क्या है कि कमाई हो, वो उसकी आय में शामिल करते हुए उसका कर बाहर की गणना हम करेंगे। असाधारण निवासी भारत में केवल व्यष्टि एवं HUF ही असाधारण निवासी होते हैं। असाधारण निवासी की स्थिति में कुल आय में निम्न आय, चाहे वे किसी भी साधन से हुई हों, शामिल की जाएंगी। भारत में गत वर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय को उसकी आय में शामिल करेंगे। भारत में उपार्जित व उदय हुई व उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय को हम शामिल करेंगे। भारत से बाहर उपार्जित व उदय हुई आय को उस व्यापार से प्राप्त होती है जिसका नियंत्रण भारत से होता है तथा ऐसे पैसे की आय जिसकी स्थापना भारत में हुई हो, तो उसकी आय में हम शामिल करेंगे। इसका मतलब है कि उपार्जित भारत में है, प्राप्त की है, उसके आय में हम शामिल करेंगे। गत वर्ष में भारत से उपार्जित, भारत में प्राप्त, भारत में उदय हुई, भारत में उपार्जित, भारत में उदय हुई समझी जाने वाली आय को हम शामिल करेंगे। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि भारत से बाहर अगर उसने आय उपार्जित की है या उदय हुई है, लेकिन उस व्यापार का प्रबंध और नियंत्रण कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। तो ऐसे पैसे की आय जिसकी स्थापना भारत में हुई हो, तो वह आय भी करदाता की आय में शामिल करके और कर भार की गणना की जाएगी। नंबर 3, निवासी होने पर यदि करदाता भारत में अनिवासी है तो कर भार के लिए उसकी कुल आय में केवल निम्न आय को ही शामिल करेंगे। नंबर 1, भारत में गत वर्ष में प्राप्त हुई या प्राप्त समझे जाने वाली आय को उसकी आय में शामिल करेंगे। भारत में उपार्जित व उदय हुई अथवा उपार्जित व उदय समझी जाने वाली आय, ये आय उसकी आय में शामिल करते हुए उसका कर भार ग्रहण किया जाएगा।